हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं दीर्घकालीन लागतें क्या है। तो आइए देखते हैं दीर्घकालीन लागतों के बारे में। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार लागतें दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतों के बारे में हम पढ़ चुके। आज का हमारा टॉपिक है दीर्घकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतें तीन प्रकार की होती है। नंबर एक दीर्घकालीन कुल लागत, नंबर दो दीर्घकालीन औसत लागत और नंबर तीन दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकाल के अंतर्गत सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। यहाँ पर हमें स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दीर्घकाल के अंतर्गत सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और सभी कारकों में परिवर्तन करके ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दीर्घकालीन कुल लागत। तो दीर्घकालीन कुल लागत क्या है? दीर्घकालीन कुल लागत वह न्यूनतम लागत है जिस पर प्रत्येक स्तर का उत्पादन किया जा सकता है। या फिर दीर्घकाल के अंतर्गत क्या सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे दीर्घकालीन कुल लागत कहते हैं। इस प्रकार से वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं हम पूंजी, यहाँ पर ले लेते हैं श्रम, और यहाँ पर उत्पादन की इकाइयां, और यहाँ पर दीर्घकालीन कुल लागत। मान लीजिए पूंजी की एक इकाई और श्रम की 2 इकाइयों का प्रयोग करके एक वस्तु बनाने के लिए 20 रुपए खर्च किए जाते हैं। तो 20 रुपए क्या है? एक वस्तु की कुल लागत। अगर पूंजी की इकाई 1 से बढ़कर 2 और श्रम की इकाई 2 से बढ़कर 4 हो जाए तो दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मान लीजिए 35 रुपए खर्च किए जाते हैं। तो 35 रुपए क्या है? 2 वस्तुओं की कुल लागत। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर क्या सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और सभी कारकों के प्रयोग द्वारा ही दीर्घकालीन कुल लागत का पता लगाया जाता है। उसके बाद मैं आपको तालिका और चित्र द्वारा दीर्घकालीन कुल लागत को समझाता हूं। यहाँ पर क्या उत्पादन की इकाइयां 0 से लेकर 8 तक, और यहाँ पर दीर्घकालीन कुल लागत पहली इकाई पर 20, चौथी इकाई पर 44, 8वीं इकाई पर 80। तो कुल लागत पहले घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद समान दर से बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ती है। यह किसके कारण? पैमाने के प्रतिबल के कारण। पैमाने के बढ़ते प्रतिबल का नियम लागू होता है तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, और पैमाने के समान प्रतिबल का नियम लागू होने पर दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है, और पैमाने के घटते प्रतिबल का नियम लागू होने पर दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। इस बात का आपको पता लग गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दीर्घकाल समय की लंबी अवधि होती है, और दीर्घकाल के अंतर्गत एक फर्म किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन न्यूनतम लागत पर कर सकती है, क्योंकि फर्म के पास पर्याप्त समय होता है और वह आदर्श आकार के प्लांट का चुनाव कर सकती है, और इसके साथ ही वह न्यूनतम लागत साधन अनुपात का चुनाव भी कर सकती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो दीर्घकालीन कुल लागत होती है LTC, ये कभी भी अल्पकालीन कुल लागत से अधिक नहीं होती है। यह जो दीर्घकालीन कुल लागत है वह अल्पकालीन कुल लागत से या तो कम होती है या फिर इसके बराबर होती है। इसको मैं सूत्र द्वारा लिख देता हूं। LTC STC से अधिक नहीं होती है। तो दीर्घकालीन कुल लागत अल्पकालीन कुल लागत से या तो कम होती है या फिर इसके बराबर होती है। उसके बाद मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूं। चित्र में O x अक्ष पर उत्पादन की मात्रा और O y अक्ष पर कुल लागत को लिया, दीर्घकालीन कुल लागत को।
LTC क्या है? दीर्घकालीन कुल लागत वक्र है। यह मूल बिंदु O से शुरू होता है, लेकिन जो हमारा STC था अल्पकालीन कुल लागत वक्र, वो OY अक्ष के किसी भी बिंदु से शुरू होता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पर कुल स्थिर लागत थी, लेकिन दीर्घकाल में क्या है? केवल परिवर्तनशील लागत होती है। अगर उत्पादन शून्य है तो लागत भी शून्य होगी। यहाँ पर उत्पादन की शून्य मात्रा पर या फिर उत्पादन की शून्य इकाई पर लागत देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर क्या था? चाहे उत्पादन शून्य हो तो कुल स्थिर लागत देनी पड़ती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जिसके कारण दीर्घकालीन कुल लागत वक्र मूल बिंदु से शुरू होता है। इसका आकार कैसा है? धनात्मक। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र धनात्मक है। इससे किस बात का पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूं कि उत्पादन की अधिक मात्रा की लागत भी अधिक होगी। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र धनात्मक है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन की अधिक मात्रा की लागत भी अधिक होगी। यह अंग्रेजी के अक्षर S के आकार का है। उसके बाद या फिर आप बोल सकते हो यह अंग्रेजी के S आकार का उल्टा है। तो यहां पर देखिए, पहली इकाई पर दीर्घकालीन कुल लागत 20, दूसरी इकाई पर 35, यहां पर पहली, दूसरी, तीसरी इकाई तक बात करें तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण, यहां पर लिख देता हूं, बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। उसके बाद चौथी पांचवी इकाई पर बात करें तो पैमाने के समान प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है। उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं इकाई की बात करें तो पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दीर्घकालीन औसत लागत का अनुमान दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है। इसे निकालने का फार्मूला है LTC/Q। अगर दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? दीर्घकालीन औसत लागत। ये देखिए, पहली इकाई पर दीर्घकालीन कुल लागत 20, तो 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5, 6 को 54 को 6 से डिवाइड करेंगे 9, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9, 80 को 8 से डिवाइड करेंगे 10। तो दीर्घकालीन औसत लागत का अनुमान कैसे लगाया जाता है? दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं तालिका और चित्र के द्वारा। तो यहां पर देखिए, Q उत्पादन की इकाइयां 0 से लेकर 8 तक, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत। जब दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, तीसरी इकाई तक दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। उसके बाद दीर्घकालीन कुल लागत चौथी और पांचवी इकाई पर समान दर से बढ़ती है। उसके बाद दीर्घकालीन कुल लागत छठी, सातवीं, आठवीं इकाई पर बढ़ती दर से बढ़ती है, जिसके कारण दीर्घकालीन औसत लागत पहले घटती है, उसके बाद न्यूनतम होती है और उसके बाद क्या है? बढ़ने लगती है। तो यहां पर देखिए, OX अक्ष पर क्या? उत्पादन की मात्रा, और OY अक्ष पर हमने ली है दीर्घकालीन औसत लागत। LAC क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। तो यह कैसा है? अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का। LAC SAC अल्पकालीन औसत लागत वक्र की भांति अंग्रेजी के अक्षर U के आकार का है। तो दीर्घकालीन औसत लागत पहले नीचे की ओर गिरती है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है और उसके बाद क्या है? बढ़ने लगती है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के अक्षर U के आकार की बन जाती है। लेकिन दीर्घकालीन औसत लागत अल्पकालीन औसत लागत की तुलना में अधिक चपटी होती है।
दीर्घकालीन औसत वक्र अल्पकालीन औसत वक्र की तुलना में अधिक चपटे आकार का होता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं दीर्घकालीन औसत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की क्यों होती है। सबसे पहले नंबर 1, घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण। दीर्घकालीन औसत वक्र घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण यू आकार की होती है। पैमाने के घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन औसत लागत घटती है और पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ती है। उसके बाद नंबर 2 पर पैमाने की हानियां और बचतों के कारण। पैमाने की हानियां और बचतों के कारण भी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की होती है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण फर्म को कई प्रकार की आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं, जैसे तकनीकी बचतें, प्रबंधकीय बचतें, श्रम संबंधी बचतें, वित्तीय बचतें, क्रय विक्रय संबंधी बचतें, जोखिम संबंधी बचतें। तो यह बचतें कब प्राप्त होती है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के कारण। तो बढ़ते प्रतिफल के कारण क्या है? दीर्घकालीन औसत लागत नीचे की ओर गिरती है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है। उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम जब लागू होता है, पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम के कारण फर्म को कई प्रकार की आंतरिक हानियां प्राप्त होती हैं, जैसे प्रबंध से संबंधी हानि, वित्त से संबंधित हानि, श्रम से संबंधित हानि। तो पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन औसत लागत ऊपर की ओर उठने लगती है। लेकिन अगर ये बचते और हानियां बराबर हो जाती हैं तो पैमाने का समान प्रतिफल लागू होता है। पैमाने के समान प्रतिफल, जिसके कारण दीर्घकालीन औसत लागत समान होती है। तो यहां पर क्या है? समान। तो ये देखिए 6ठी 7वीं इकाई पर दीर्घकालीन औसत लागत समान है दोनों पर। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर। LAC का प्रारंभ। LAC का शुरू में या फिर प्रारंभ में भी लिख सकते हो ऋणात्मक ढलान। यहां पर देखिए शुरू में यहां तक दीर्घकालीन औसत लागत का कैसा ढलान है? ऋणात्मक। ये देखो जैसा आपने मांग के नियम में पढ़ा था। उसके बाद नंबर 4 पर लेते, बाद में LAC का धनात्मक ढलान। ए बिंदु के बाद LAC का कैसा ढलान है? धनात्मक। तो ये ले लेते हैं धनात्मक ढलान। अगर हम इन दोनों को मिला दें, ऋणात्मक और धनात्मक ढलान को, तो यह कैसे बन जाती है? अंग्रेजी के अक्षर U के आकार की। तो ऋणात्मक और धनात्मक ढलान के कारण भी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर U के आकार की होती है। उसके बाद बात करते हैं आकार। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इसका आकार कैसा? अंग्रेजी के अक्षर U के आकार के जैसी है। और अंग्रेजी के अक्षर U का आकार इसका क्यों होता है? पैमाने के प्रतिफल के कारण। तो पैमाने के बढ़ते घटते समान प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन औसत लागत अंग्रेजी के अक्षर U के आकार की होती है।
तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण यह घटती है, और पैमाने के समान प्रतिफल के कारण यह समान रहती है, और पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण यह बढ़ने लगती है। उसके बाद आप नंबर 6 पर ले सकते हो, घटती बढ़ती लागत के नियम के कारण। बढ़ती लागत के कारण सबसे पहले लेते हैं घटती लागत। घटती लागत के कारण दीर्घकालीन औसत लागत घटती है, और समान लागत के कारण दीर्घकालीन औसत लागत समान रहती है। और जब बढ़ती लागत का नियम लागू होता है तो दीर्घकालीन औसत लागत क्या है, बढ़ने लगती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकाल में किसी वस्तु की एक इकाई कम या अधिक करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे दीर्घकालीन सीमांत लागत कहते हैं। जैसे 20 में से 0 को माइनस करेंगे 20, 35 में से 20 जाएगा 15, 40 में से 35 जाएगा 5, उसके बाद 80 में से 63 जाएगा 17। तो ये थी तालिका। चित्र में देखिए, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर एलएमसी, और एलएमसी क्या हमारा दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है। यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का है, क्योंकि पहले दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है, उसके बाद बढ़ने लगती है, जिसके कारण यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत, मैं आपको बता देता हूं, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की तुलना में अधिक चपटे होते हैं। उसके बाद दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का क्यों होता है, इसके मैं आपको 2-4 कारण बता देता हूं। नंबर 1, LTC के कारण, दीर्घकालीन कुल लागत के कारण, क्योंकि दीर्घकालीन कुल लागत प्रारंभ में यहां तक घटती दर पर बढ़ती है, उसके बाद यहां तक समान दर पर बढ़ती है, और उसके बाद दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत भी घटती है। ये देखिए 20, 15, 5, तो 20 से कम होकर 15, 15 से कम होकर 5, तो ये क्या है, तीसरी इकाई तक दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ रही है, जिसके कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। तो यहां तक सीमांत लागत क्या, पहली, दूसरी, तीसरी इकाई तक घटती है। उसके बाद जब दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम है। तो यहां पर क्या है, दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम है, इसका नाम रख लेते हैं बिंदु। उसके बाद जब दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है 6, 9, 17, तो दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। तो इसके बाद क्या है, दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती। तो ये देखिए, जिसके कारण ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत समान दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत समान रहती है। जब दीर्घकालीन कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तो दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है, जिसके कारण अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की बन जाती। नंबर 2 पर बात करते हैं, घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण। घटते बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकाल के अंतर्गत हमें पैमाने के घटते बढ़ते समान प्रतिफल को लेना है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण, और पैमाने के समान प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत समान रहती है, और पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पर, पैमाने की बचते और हानियों के कारण।
पैमाने की बचते और हानियों के कारण। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत बढ़ते प्रतिफल की बात करते हैं। सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल के कारण फर्म को कई प्रकार की बचते प्राप्त होती है। आंतरिक बचते जैसे तकनीकी बचते, श्रम संबंधी बचते, क्रय विक्रय संबंधी बचते, जोखिम संबंधी बचते, जिसके कारण यहां से लेकर यहां तक दीर्घकालीन सीमांत लागत घटती है। किसके कारण? आंतरिक बचतों के कारण। उसके बाद पैमाने की आंतरिक हानियों के कारण, यानी कि घटते प्रतिफल की बात करते हैं। घटते प्रतिफल के अंतर्गत फर्म को कई प्रकार की आंतरिक हानियां प्राप्त होती है, जैसे प्रबंध से संबंधित हानि, वित्त से संबंधित हानि, श्रम से संबंधित हानि, जिसके कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ने लगती है। अगर ये बचत और हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो ऐसे में क्या है? दीर्घकालीन सीमांत लागत न्यूनतम होती है, समान होती है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर। LMC का प्रारंभ में ऋणात्मक ढलान। LMC का प्रारंभ में ऋणात्मक ढलान, यहां पर देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत का ढलान प्रारंभ में कैसा है? ऋणात्मक। और उसके बाद में लेते हैं नंबर 5 पर। LMC का बाद में धनात्मक ढलान। तो बाद में कैसा ढलान है? धनात्मक। ए बिंदु के बाद दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का ढलान कैसा? धनात्मक। और ए बिंदु से पहले कैसा है? ऋणात्मक। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यह कैसी हो जाती है? अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की। तो ऋणात्मक और धनात्मक ढलान के कारण भी दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। उसके बाद बात करते हैं आकार के आधार पर कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा क्यों होता है? तो यह होता है पैमाने के प्रतिफल के कारण या फिर पैमाने की बचत और हानियों के कारण। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 पर। घटती बढ़ती लागत के नियम के कारण। घटती बढ़ती लागत के नियम के कारण। यहां पर देखिए घटती लागत के नियम के कारण सीमांत लागत घटती है और बढ़ती लागत के नियम के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते प्रतिफल के कारण सीमांत लागत क्या? घटती है। और घटती लागत के नियम के कारण सीमांत लागत घटती है। और घटते प्रतिफल के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है और बढ़ती लागत के नियम के कारण दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, दीर्घकालीन सीमांत लागत क्या है और यह अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की क्यों होती है।